अच्छा भाई सुनना जरा। मई जून 2023 का पेपर टू वेरिएंट टू स्टार्ट करने लगा हूँ। ओ लेवल का पेपर। सेक्शन ए जो है वो हमारा डेटा रिस्पांस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सही है। डेटा रिस्पांस होना नॉर्मली आसान होती है, ठीक है। फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, और पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। अच्छा, कितनी देर में करनी है ये सेक्शन है आपकी? आपको पता होना चाहिए 30 मार्क्स की होती है ये। सही है, तो 45 मिनट्स आप यहाँ पर लगा रहे होगे, जिसमें से 5 से 7 मिनट रीडिंग के होंगे। सही है, तो 5 से 7 मिनट क्या करोगे? रीडिंग करोगे और बाकी टाइम में इसको लिखोगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है? हाउ विल ऑयल चेंज गुआना। अब इसने एक फैक्ट फाइल दी हुई है, पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। सही है, पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। 2020 का डेटा है सारा, पॉपुलेशन का डेटा है। एस्टिमेटेड ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब बता सकता है कोई? ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब क्या है? किसी को पता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन? ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब बेसिकली होता है कि विद द गिवन रिसोर्सेस इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कि मतलब मुल्क के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इस पॉपुलेशन को पाल सके, ना ओवर पॉपुलेटेड है ना अंडर पॉपुलेटेड है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन। सही है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ना ओवर पॉपुलेटेड है ना अंडर पॉपुलेटेड है, रिसोर्सेज के हिसाब से परफेक्ट पॉपुलेशन है। क्लियर है चीज? तो अपने वाले लिख लेना, ये पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी 35%। बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मुझे इसने पॉपुलेशन दी हुई है, मुझे इसने ये भी बताया हुआ है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा पॉवर्टी का शिकार है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो अगर मैं इस 35% को अगर मैं इस 35% को 790 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पॉवर्टी का नंबर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, कोई बता सकता है? अगर मैं 35% को 7,90,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मुझे नंबर पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, कितने लोग जो है वो पॉवर्टी का शिकार हैं। चाहिए उसके आगे इससे मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिया हुआ है, इसके आगे इससे मुझे अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया हुआ है, इसके आगे मुझे इसे करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। सही है, तो 276,500 यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप नोट करो पॉजिटिव है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। 11% का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, इसका मतलब बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इकोनॉमी का रियल जीडीपी जो है वो कितने से बढ़ रहा है? 26% से बढ़ रहा है। तो रेट का डेटा जब भी आपको पेपर में दिया हुआ हो ना, आप समझ जाओ कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव का मतलब कम हो रहा है। और करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा दिया हुआ है नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये डेफिसिट है। करंट अकाउंट में आता क्या मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं। देखो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी को देखता है। यहाँ पर जो है वो आपके पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है ट्रेड इन गुड्स, एक आपका होता है ट्रेड इन सर्विसेज। सही है। फिर आपका एक होता है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम में सारी आपकी डिविडेंड्स और इंटरेस्ट की पेमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। और एक होता है सेकेंडरी इनकम, जिसमें आपके सारे रेमिटेंसेज वगैरह आ जाते हैं, एड्स गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इन सबको जब आप आपस में ऐड करते हो ना, तो आंसर आपके पास या तो पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता है। अगर लेट से मैं कहता हूँ इन सबको ऐड करके मेरे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है कि डेफिसिट है। तो देखो यहाँ पर मेरे को जो डेटा दिया हुआ है ना, वो नेगेटिव में दिया हुआ है। अब डेफिसिट का मतलब क्या है? डेफिसिट का मतलब है आउटफ्लोज जो हैं वो ज्यादा हैं किससे? इनफ्लोज से। इसको किस तरह याद रखना है पेपर में? जब आउटफ्लोज इनफ्लोज से ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप इसको इस तरीके से याद करो कि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से ज्यादा है। इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से ज्यादा है। मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है, जो कि बुरी बात है। तो इसके हमने कॉन्सिक्वेंसेज भी पढ़े थे। चाहिए, इससे हमारी करेंसी की वैल्यू पे भी अफेक्ट आता है, इससे हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, वगैरह वगैरह। आप पढ़ लेते हैं जरा, सिर्फ टेबल एनालाइज किया है अभी कल। Guyana was the fastest growing economy in the world in 2020. Sugar, gold, timber have been accounted for a relatively high proportion of countries' output and exports for some time. इसका मतलब ये dependent है on sugar, gold and timber. In 2020, the sugar industry was hit by bad weather and falling global demand. तो एक तो weather भी bad है, दूसरा global demand भी कम होते जा रही है, तो sugar की industry पे बहुत बड़ा effect आया है इसकी। ठीक है, तो bad weather and falling global demand. In contrast, the output of gold and timber increased. The main reason why Guyana's real GDP increased so rapidly was the increase in oil production. जाहिर सी बात है, आउटपुट बढ़ेगा तो मुल्क का जीडीपी बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ठीक है।
Oil was discovered offshore by a foreign multinational company. Multinational क्या होती है? Those companies who operate in more than one country. Headquarters अपनी country में होते हैं. The MNC started production in 2019. It is predicted that Guyana will become the world's largest oil producer per head by 2025. The Guyanese government is planning to use some of the tax revenue it will raise from oil to spend on education and improvements in the country's infrastructure. अच्छा भाई, ये कह रहे हैं जो टैक्स रेवेन्यू अपने को मिलेगा वो हम एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे. Planned projects include new railway lines and stations. A more extensive and cheaper rail service may enable more people to work further from home and may influence the market for substitutes such as car transport. मुझे बताओ, जब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा और लोग ट्रैवल आराम से कर पाएंगे तो कौन सी मोबिलिटी बढ़ रही है? यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये कौन सी मोबिलिटी बढ़ रही है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है इससे कौन सी मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है? इससे आपकी जोग्राफिकल मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है, बिकॉज पीपल विल बी एबल टू मूव इजिली. और मुझे बताओ, एजुकेशन से कौन सी मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है? एजुकेशन से आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है. सही है, क्योंकि वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी और ट्रेवलिंग आसानी से होगी तो जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ जाएगी. क्लियर है ये चीज? आगे लिखा हुआ है, द गुयानीज गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू स्पेंड सम ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑन इंप्रूविंग द कंट्रीज एक्सेस टू द इंटरनेट. टेबल 1.1 शोज जीडीपी पर हेड. जीडीपी पर हेड का मतलब क्या होता है? जीडीपी मैंने आपको बहुत बार बताया, जीडीपी इनकम की इक्वल होती है ना. तो जीडीपी पर हेड का बेसिकली मतलब क्या होता है? इनकम पर हेड एंड द इंटरनेट एक्सेस इन 7 कंट्रीज. अब देखो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में से क्या आइडेंटिफाई करना होता है? सही है, इस टेबल में से क्या आइडेंटिफाई करना होता है? बिल्कुल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. इस टेबल का जब क्वेश्चन आता है 5 मार्क का तो क्या क्या बताना होता है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिलेशन बताते हैं, उस एक्सपेक्टेड रिलेशन का रीजन बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं उसकी, और फिर एंड में एक्सेप्शन बताते हैं कि कौन सी कंट्री एक्सेप्शन है. 4 स्टेप्स में ऐसे सवाल होते हैं, याद है? 5 मार्क का सवाल हर डेटा रिस्पॉन्स में आएगा ये वाला. इससे मुझे जीडीपी पर हेड दिया हुआ है और पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस का परसेंट दिया हुआ है. क्या रिलेशन होना चाहिए इन दोनों का? जीडीपी पर हेड का और पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस का क्या रिलेशन होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. बहुत ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा लोग इंटरनेट अफोर्ड कर पाएंगे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है. आप बताओ, कैसी कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? आइसलैंड इज अ कंट्री विद द मोस्ट पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस, और यहाँ पर जीडीपी पर हेड भी सबसे ज्यादा है. देखो, प्रूव हो गया. कंट्री विद द हाईएस्ट जीडीपी पर हेड हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस. इसी तरीके से कंट्री विद द लोवेस्ट जीडीपी पर हेड, कंट्री विद द लोवेस्ट जीडीपी पर हेड हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस. इस तरीके से आप टेबल से आइडेंटिफाई करते हो कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस होगा, जितनी कम पॉपुलेशन होगी और जितनी कम जीडीपी पर हेड होगी उतनी कम पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस होगा. तो इस तरीके से टेबल से आइडेंटिफाई. एक्सेप्शन कोई कंट्री दिख रही है यहाँ पे? ऐसी कोई कंट्री है जो एक्सेप्शन हो यहाँ पे? ऐसी कोई कंट्री है यहाँ पर एक्सेप्शन हो? देखो, जो बच्चे गोवाना कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, गोवाना भी एक एक्सेप्शन है. आप देख लो, गोवाना की जो है वो जाम्बिया से ज्यादा, मोरक्को मोरक्को ज्यादा अच्छी मिसाल है. वैसे सही कह रहे हो, मोरक्को ज्यादा अच्छी मिसाल है एक्सेप्शन की. मतलब यहाँ पर एक तो रिलेशन पॉजिटिव नहीं बन रहा, मतलब जो आइडियल रिलेशन होना चाहिए ना वो नहीं बन रहा है यहाँ पे. तो आप कोई भी रैंडम एक्सेप्शन उठा सकते हो, एक्सेप्शन उठाने में इतना मसला नहीं होगा. मतलब एक्सेप्शन वो कंट्री है जहाँ पर ये रिलेशन सही से फॉलो नहीं हो रहा. Guyana has experienced a slow growth in its population size in recent years. In 2020, its birth rate was 16.5 and the death rate was 6.8 and the net migration rate was -7.7. अब इन डेटा को मैं कैसे एनालाइज करूंगा? मैंने आज ही अपनी फिजिकल क्लासेस में ही बताया था और मैंने लास्ट वीक बताया था सबको. बर्थ रेट 16.5 का मतलब क्या है? कि पर 1000 पॉपुलेशन में 16.5 लोग बर्थ हो रहे हैं. ठीक है, तो ये 16.5 का मतलब पर 1000 होता है. 16.5 पर 1000 पॉपुलेशन, ये 16.5 पर 1000 पॉपुलेशन. इसी तरीके से डेथ रेट जो है वो कितना है? 6.8. इसका भी यही सीन है. और नेट माइग्रेशन अगर आप नोटिस करो माइनस में, इसका मतलब क्या है? नेट माइग्रेशन माइनस में, इसका मतलब क्या है? कि लोग एमिग्रेट कर रहे हैं. नेट माइग्रेशन नेगेटिव में इसका मतलब क्या है? लोग एमिग्रेट कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं. सही है, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं. ले रहे हैं चीज, कोई मसला? और अगर ये पॉजिटिव में होता तो क्या होता? अंदर आ रहे होते. विद इंक्रीजेज इन ऑयल प्रोडक्शन एमिग्रेशन में डिक्लाइन. देखो, इसने आगे बता भी दिया कि भाई ये जो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है ना, तो इससे एमिग्रेशन शायद कम हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है जॉब्स क्रिएट होंगी एंड द कंट्री में स्टार्ट टू एक्सपीरियंस नेट इमिग्रेशन. ठीक है, अभी फिलहाल तो नेट इमिग्रेशन हो रही है, अभी तो फिलहाल नेट इमिग्रेशन हो रही है. नेट इमिग्रेशन का मतलब है लोग कंट्रीज में आना शुरू हो जाएंगे. A higher population may affect Guyana in a number of ways, including
चेंजिंग द साइज ऑफ इट्स लेबर फोर्स। अब जाहिर है एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर फोर्स बढ़ेगा, अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? तो डेटा हमने पढ़ लिया। अब डायरेक्ट इसके क्वेश्चन से पहले क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, फिर लिखे हुए आंसर भी पढ़वा रहा हूँ, जरा सुनना आप। आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर। सुनना आप जरा। पहला सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन पॉवर्टी इन गोवा इन 2020। निकाल लिया था ये, पॉपुलेशन को परसेंट से मल्टीप्लाई किया था। ये देखो हमारे पास आंसर ऑलरेडी है इसका, ये रहा 276,500। पहला पार्ट क्लियर है? पहला पार्ट क्लियर है, 1 मार्क का बच्चों वाला पार्ट था। अच्छा पार्ट बी, आइडेंटिफाई 2 कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ शुगर इन 2020। ये भी इससे केस में बताया हुआ है। कह रहा है शुगर का आउटपुट 2020 में कम क्यों हो रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया था, ये देखो ये 2 रीजन है। शुगर का आउटपुट जो है वो क्यों कम हो रहा था? बैड वेदर एंड फॉलिंग ग्लोबल डिमांड। शुगर का आउटपुट क्यों कम हो रहा है? शुगर का आउटपुट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि बैड वेदर है और फॉलिंग ग्लोबल डिमांड है। क्लियर है ये चीज? पहला पार्ट का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है पहले पार्ट में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन पॉवर्टी ना। तो कह रहा है नंबर बता दो जो लोग पॉवर्टी में रह रहे थे। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपको पॉपुलेशन इसने दी हुई है, पॉपुलेशन इसने दी हुई है, तुम्हें पॉवर्टी का परसेंटेज दिया हुआ है, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास ये आंसर आ रहा है। तो ये आंसर तुम्हारा पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, ये नंबर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो मैंने 790 को मल्टीप्लाई पर 35% किया, मेरे पास पॉवर्टी का नंबर आ गया। दूसरे सवाल में कह रहा था कि शुगर का आउटपुट क्यों कम हो रहा है। तो शुगर का आउटपुट क्यों कम हो रहा है, सब खुद केस में बताया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इसने मुझे बोला हुआ है बैड वेदर है और फॉलिंग ग्लोबल डिमांड है, तो ये 2 चीजें इसने मुझे खुद बताई हुई है, तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ये। क्लियर है ये चीज? अच्छा फिर तो ये भी बड़ा आसान सवाल है। एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड। भाई कैसे मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ? 2 मार्क्स का सवाल है। एक ही बात है हसन बेटा, 35/100 करके मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट 35% से मल्टीप्लाई कर दे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर होती है भाई? रियल जीडीपी से मेजर होती है ना। रियल जीडीपी से आप मेजर करते हो, तो चेंज इन रियल जीडीपी इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। चेंज इन रियल जीडीपी से मेजर करते हैं। अगर एक कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, रियल जीडीपी कम हो रहा है तो रिसेशन आ रहा है। सही है, तो इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, रियल जीडीपी से पता चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी नहीं बेटा, रियल जीडीपी। ये देखो ये हरकत नहीं करना पेपर में, सिर्फ जीडीपी का मतलब नॉमिनल है, इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल जीडीपी आती है, लिख लो अपने पास। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई लेबर मोबिलिटी में इंक्रीज इन गुआना इन द फ्यूचर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। लेबर मोबिलिटी में 2 आती है ना, मोबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक वर्कर फिजिकल मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है क्या वो मल्टीपल यूज में है या नहीं। अब ये कह रहा है गुआना की लेबर मोबिलिटी क्यों 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 बढ़ेगी। तो आप अगर नोटिस करो तो इससे केस में यहाँ पर मुझे बताया हुआ था कि गुआना की जो गवर्नमेंट है एजुकेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है। तो जब आप एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओगे तो एजुकेशन से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर्स स्किल्ड होंगे तो मल्टीपल काम कर पाएंगे। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंप्रूव करोगे, न्यू रेलवे लाइंस डालोगे, स्टेशन डालोगे, चीपर रेल सर्विस होगी, इतनी सारी चीजों बता रहा है, खुद बता रहा है सब। तो बोलो ये इससे ट्रांसपोर्ट चीपर होगा, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी लोगों की इंप्रूव हो जाएगी, पीपल विल बी इजीली एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? तो 4 मार्क का सवाल है, 2 मार्क ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के, 2 मार्क ज्योग्राफिकल मोबिलिटी के। क्लियर है ये पार्ट? कोई मसला है? कह रहे यहाँ तक बेटा बता दो, जाग रहे हो नहीं जाग रहे भाई, लिख दो साइड पे एक बार यार, लाशों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है ये। अच्छा पार्टी देखो जरा, पार्टी पार्टी में क्या कह रहा है, पार्टी में क्या कह रहा है, ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रियल। मैं चमाटे मारूंगा घर पे घुस के अगर ये आपने गलत बताया। ये मेरे को जरा बताओ, इस डायग्राम तो मैं बना रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई का, मुझे बताओ शिफ्ट कौन सा कर्व हो रहा है, शिफ्ट किसका कर्व हो रहा है। अच्छा डायग्राम किसका बनाना है पहले तो ये बता दो, सब छोड़ दो, डायग्राम किसका बनाना है पहले खाली इतना बता दो, डायग्राम किसका बनाना है। 2 चीजें दी हुई हैं इससे मेरे को, रेल ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है और कार ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, डायग्राम किसका बनाना है। रेल ट्रेवल का रेल ट्रांसपोर्ट का ग्राफ बन रहा है या कार ट्रांसपोर्ट का? कार ट्रांसपोर्ट। देखो हमेशा याद रखना जब भी डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन आएगा ना, तो ग्राफ हमेशा उसका बनता है जिसकी मार्केट पे अफेक्ट होता है। अगर आप पूरा सवाल पढ़ो, ड्रॉ अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ऑन द मार्केट फॉर कार ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ग्राफ गाड़ी का बनाना है, किसका बनाना है, गाड़ी का। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ भी करने से पहले ना यहाँ पर लिख दूंगा प्राइस ऑफ कार ट्रांसपोर्ट
क्वांटिटी ऑफ कार ट्रांसपोर्ट, या आ गया ओरिजिन। कुछ भी नहीं करना अभी, सवाल मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा डायग्राम किसका बनाना है। तुम खाली ढांचा बना लो ताकि 2 मार्क तो फिक्स हो जाए, क्योंकि आप देखो 4 मार्क का सवाल है, 2 मार्क डायग्राम और 4 मार्क डायग्राम के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का बोला ही नहीं है इसने। एक्सप्लेनेशन का बोला ही नहीं है, डायरेक्टली खाली सिर्फ ग्राफ बनाना है, शो करने का बोला है, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम। ये जो मैंने ढांचा भी आपके सामने बनाया ना, इसके 2 मार्क हैं। सही है। ये अभी मैंने खाली आपके सामने एक्समैन बनाया है, इस एक्समैन के जो है वो 2 मार्क हैं। और बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मेरे को एक भेज देना, तुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दूंगा। इसका एक मोबिलिटी की चीज है, तुझे नहीं पता होगी। सप्लाई, डिमांड, एक्समैन, मैंने ढांचा बना दिया, इस ढांचे के सिर्फ 2 मार्क हैं। ठीक है। अब यहां पर इसने क्या बोला हुआ है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। मुझे बताओ रेल ट्रांसपोर्ट और कार ट्रांसपोर्ट का रिलेशन क्या है? रेल ट्रांसपोर्ट का और कार ट्रांसपोर्ट का रिलेशन क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। पता चल गया, सब्स्टिट्यूट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसका मतलब जब रेल सस्ती होगी तो लोग रेल ट्रेवल से जाएंगे, तो कार ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्या होगी? कम। तो आप कार ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम करो, जैसे ही तुमने डिमांड कम करी तुम्हें एक और मार्क मिल गया, +1, तो 3 मार्क हो गए। अब 3 मार्क हो गए। चौथा मार्क कैसे मिलेगा? जब तुम प्राइस और क्वांटिटी निकाल दो। तो ये तुमने प्राइस और क्वांटिटी निकाली, तुम्हें चौथा मार्क मिल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से 4 मार्क मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बच्चा जिसको सवाल समझ नहीं आया पर उसको फिर भी 2 मार्क चाहिए, तो वो कुछ भी ना करे, सिर्फ डिमांड सप्लाई बना के आ जाए। सही है। और वो खाली लेबलिंग सही करके आ जाए, उसको 2 मार्क मिल जाएंगे 4 में से। सही है। एरो बनाना जरूरी है, बना लिया करो। ठीक है। अच्छा, पार्ट ई हमारा हो गया। आंसर मैं दिखा रहा हूँ बेटा, आंसर लिखे हैं मैं सारे। एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द जीडीपी पर हेड एंड द इंटरनेट एक्सेस। बड़ा सिंपल सवाल है। सबसे पहले क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले बताऊंगा द एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन जीडीपी पर हेड, जो कि इनकम पर हेड होती है, एंड इंटरनेट एक्सेस इज पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा, मैं बताऊंगा द रिलेशन बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंटरनेट एक्सेस इज पॉजिटिव। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज हायर द इनकम द मोर पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इंटरनेट एक्सेस। प्रूफ करो विद द कंट्री। 2 कंट्रीज मुझे दी हुई थी उसने, मैं आइसलैंड से भी प्रूफ कर सकता हूँ। ये देखो ग्राफ, ये टेबल वापस दिखा रहा हूँ। मैं आइसलैंड से भी प्रूफ कर सकता हूँ, मैं आइसलैंड से भी प्रूफ कर सकता हूँ, और ये अजीब सी कंट्री है, इससे भी प्रूफ कर सकता हूँ। सही है। तो मैं बता दूंगा कि दी हायर दी हाईएस्ट जीडीपी पर हेड हैज दी हाईएस्ट पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस। फिर तुम एक्सेप्शन बताओगे, व्हाट इज द एक्सेप्शन? आप मोरक्को की एग्जांपल दे दो। भाई मोरक्को में जो है ना, वो लोगों की इनकम ज्यादा है, फिर भी इंटरनेट एक्सेस इतना नहीं है। या आप जो है वो गोवाना की एग्जांपल दे दो। सही है, कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा लो। अच्छा, क्या वजह होगी वैसे, एक सोच के बताओ जरा, अगर एक कंट्री में इनकम ज्यादा है फिर भी लोग इंटरनेट एक्सेस लोगों के पास नहीं है, क्या रीजन हो सकती है? इनकम ज्यादा है फिर भी लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, क्या वजह हो सकती है इसकी? बैन तो नहीं होगा, बैन कहना तो गलत है। आप बोलो अवेलेबिलिटी कम है, या लैक ऑफ नॉलेज है, या एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको इंटरनेट के फायदे नहीं पता। अवेयरनेस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है लोग, या कह सकते हैं कि इंटरनेट ही इतना अवेलेबल नहीं है। ठीक है। बहुत पॉइंट्स है वैसे, आपको एक्सेप्शन की रीजन बताने की जरूरत नहीं है। बता दो तो बहुत अच्छी बात है, बता दो तो बहुत अच्छी बात है। सही है। अच्छा। अच्छा, पार्ट जी और एच। अच्छा, अब ये 6 मार्क के सवाल हैं, देखो डिस्कस है। सही है, डिस्कस है। डिस्कस के सवाल हमेशा 2 साइडेड होते हैं, देखो ये भी 2 साइडेड होगा। सही है। अब 2 साइडेड किस तरीके से करें? ये तो 6 मार्क के 2 साइडेड के सवाल है, 6 मार्क का तो सर ने कभी कराया ही नहीं है, सर तो पागल के बच्चे हैं, है ना? तो झेलो, बहुत बार करा चुका हूँ। 2 साइडेड का क्या मतलब है? 2 साइडेड का मतलब है कि आपको एक साइड और दूसरी साइड फायदे नुकसान बताने। आप यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर जो है वो सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंगली चीज करोगे। मार्क्स के अकॉर्डिंगली चीज करने का मतलब क्या है? आप यहाँ पर देखो 6 मार्क हैं, 1 पॉइंट के कितने मार्क होते हैं? 1 पॉइंट के कितने मार्क होते हैं? वो बेटा स्क्रीनशॉट लेके रख। 1 पॉइंट के कितने मार्क होते हैं? 2 मार्क होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 मार्क के सवाल में कितने पॉइंट बताऊंगा? 3 पॉइंट बताऊंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 वर्सेज 1 कर लो। अब तुम्हें कौन सी साइड ज्यादा भारी रखनी है, तुम्हारी मर्जी है। 2 पॉइंट एक तरफ, 1 पॉइंट एक तरफ, 2 पॉइंट एक तरफ, 1 पॉइंट एक तरफ। सही है। अगर एक बच्चे को सेफ साइड पे खेलना है, वो 2 वर्सेज 2 भी कर सकता है। सही है। अगर एक बच्चे को लग रहा है कि यार मेरा आंसर वीक है और मेरे पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि देखो ये रिस्की मूव होता है 2 वर्सेज 1, क्योंकि फिर एग्जैक्टली 6 मार्क का ही लिख रहे हो तुम। वैसे कोशिश करा करो 2 वर्सेज 2 कर लो, पर डेटा रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा ना भी करो तो मसला नहीं है। पार्ट जी में क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं हम। पार्ट जी में लिखा हुआ है वेदर और नॉट द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज लाइकली टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इज मुआना। अब कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ ऑयल है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल का मतलब क्या है? कि भाई तेल मिल रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है।
क्या इससे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे? तो यस करोगे, नो करोगे। सही है, अभी डिस्कस नहीं कर रहा, जनरली खाली कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, आंसर के साथ दिखा रहा हूँ। अच्छा, पार्ट एच में कह रहा है डिस्कस वेदर और नॉट गुआना वुड बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कह रहा है जब गुआना की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या उसको फायदे होंगे, नुकसान होंगे? दो तो उसने मुझे केस नहीं बताए हुए थे, पर अगेन केस सीलिंग ना भी करूँ तो फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, जी और एच में आंसर के साथ डिस्कस करूंगा। ये देख लो, पहले तीन पार्ट देख लो पहले। सही है, पहले पहले तीन पार्ट देख लो। पहले तीन पार्ट में आप देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन पॉवर्टी इन गुआना इन 2020। तो मैंने 790,000 को 35% से मल्टीप्लाई करा था, मेरे पास 276,500 आ गया। आइडेंटिफाई टू कॉजेज ऑफ द डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ शुगर इन 2020, बैड वेदर एंड फॉल इन ग्लोबल डिमांड, केस में ही बताया हुआ था। आइडेंटिफाई बोला है तो सिर्फ एंड करके लिखना, ना 1 2 करके लिखना है, ना बुलेट पॉइंट बना के लिखना है, ना अंडरलाइन करके लिखना है। बेटा मैट्रिक का पेपर नहीं है ये। एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज मेजर्ड। Economic growth is the increase in the real GDP of an economy over a given period of time. It is measured by the percentage change in real GDP. 2 सालों का परसेंटेज चेंज निकालते हो, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पता चल जाता है। ठीक है, तो एबीसी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई लेबर मोबिलिटी में इंक्रीज इन गुआना इन द फ्यूचर। भाई मोबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का बढ़ने का मतलब है कि पीपल आर एबल टू मूव फ्रीली। सही है, तो क्या रीजन थी उसकी? बिकॉज गुआना वॉज द गवर्नमेंट ऑफ गुआना वॉज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट विल मेक इट इजियर फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हिच इंक्रीजेस ज्योग्राफिकल मूव। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है 4 मार्क के सवाल में, लंबी आपने कुछ भी नहीं करनी है। फिर इसने एजुकेशन का बताया हुआ था, आप बोलो एजुकेशन से जो है, एजुकेशन से जो है वो क्या होगा, एजुकेशन की स्पेंडिंग से जो है वो क्या होगा, इससे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएंगी। सही है, वर्कर की स्किल्स बढ़ जाएंगी। हसन बेटा अभी आएगा तो देख लेना। पार्ट ई, ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ऑन द मार्केट फॉर कार ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल ये डायग्राम बना देना, आपका काम हो जाएगा। एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना, 4 मार्क का सवाल है, सिर्फ ड्रॉ डायग्राम बोला है, शो करने का बोला है, तो जितना बोला है वही करो, डेढ़ होशियारी मत करना एक्सप्लेनेशन लिख के। ये नहीं बोला तो नहीं लिखना। अच्छा, पार्ट एफ, एनालाइज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंटरनेट एक्सेस। तो पहले तो आपने बताना है द एक्सपेक्टेड रिलेशन वाज पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दिया मैंने। द हायर द जीडीपी पर हेड द हायर द इंटरनेट एक्सेस, as higher income increases household ability to pay for the internet access. Iceland is an example, as highest GDP per head at the highest percent of population। सिर्फ एक रीजन, एक एग्जांपल देनी होती है। फिर एक्सेप्शन बताइए, देखो ग्रीन से लिखी हुई है। Guyana is an exception as it had a higher GDP per head but low internet access. This might be due to less availability of internet। ये जो आगे मैंने लाइन लिखी हुई है ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप रीजन नहीं भी बताओगे एक्सेप्शन की तो मसला नहीं है। 5 मार्क का सवाल है, 4 स्टेप्स में होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। पार्ट जी में क्या कह रहा है आप जरा सुनना। डिस्कस वेदर और नॉट द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज लाइकली टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन गुआना। अब इस सवाल में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गुआना को तेल मिल गया है, अब उस तेल के मिलने से उसके इकोनॉमी में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो पहले तो आप बोलोगे भाई लाजमी तौर पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, क्योंकि अगर गुआना को तेल मिल जाएगा तो वो उस तेल को एक्सपोर्ट करेगा, जब वो उस तेल को एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। देखो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन क्या होती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब एक्स बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, इससे इकोनॉमी में जो है वो पॉवर्टी कम होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। इसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक करो, बोलो जब एडी बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसकी वजह से और मजीद इनकम्स बढ़ेंगी जिससे स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर ऑन दी अदर एंड बताओ नहीं भाई लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑयल की जो डिस्कवरी है, इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी जो रिफाइनरी है, इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होती हैं, इसकी वजह से लोगों की हेल्थ डिटोरिएट होगी, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। एक और मसला यहाँ पर यह भी आ सकता है कि भाई गुआना बहुत ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट हो चुका है। जब आप एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हो ना, तो फ्यूचर में अगर कुछ भी कोविड जैसी सिचुएशन आई या ग्लोबल डिमांड फॉर ऑयल कम हो गई ना, तो इनकी बैंड बच जाएगी। मैंने सिर्फ 2 वर्सेज 1 करा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। सही है, पर और भी अगर आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप वो लिख सकते हो। क्लियर है, सवाल क्लियर है ये पार्ट जी? ठीक है। अच्छा, पार्ट एच, एच में कह रहा है डिस्कस वेदर और नॉट गुआना वुड बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कह रहा है बताओ कि गुआना को क्या बेनिफिट होगा जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पहले तो बताओ पॉपुलेशन बढ़ने का फायदा है, भाई पॉपुलेशन बढ़ने का क्या फायदा है? बेटा ऐसे क्यों ले रहे हो यार तुम लोग, आते जाए हटाने वाली हरकत है बेटा, डालूंगा ना पीडीएफ ग्रुप पे। डिस्कस वेदर और नॉट गुआना वुड बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ने के
फायदे बताओ, क्या फायदे हैं? भाई जब एक इकोनॉमी की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब लेबर फोर्स बढ़ रही है। लेबर फोर्स बढ़ेगी, नहीं फुल फॉर्म लिखना है बेटा, मैंने अगर शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ आप नहीं करना, फुल फॉर्म लिखना है। सही है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो लेबर फोर्स बढ़ेगा, लेबर फोर्स बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, यही पैसा एजुकेशन और हेल्थ केयर पे लगेगा। फिर पॉपुलेशन के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, इससे रियल जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो क्या होगा, कंजम्पशन होगी तो एडी बढ़ेगा, एडी के बढ़ने से मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब कंट्री में पैसों की रोलिंग शुरू हो जाएगी, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी। नुकसान क्या है? पहला नुकसान, इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज। अच्छा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे। एग्जॉस्ट होने का मतलब है कि आप सारे रिसोर्सेज यूज कर लोगे, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, अनसस्टेनेबल ग्रोथ होगी। अगर ग्रोथ हो भी रही है तो पर ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ऑन हेल्थ केयर या ऑन अदर स्टेट बेनिफिट्स, वो डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाएगी। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि यार यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका भी एक मसला होता है। सही है, इससे पावर्टी वगैरह ना बढ़ जाए। ठीक है, तो बहुत जनरल बातें आप यहाँ पर कर सकते हो, सिंपल है। क्लियर है ये चीज? वही बात है, गवर्नमेंट की ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी ना, हर चीज पे स्पेंड करना पड़ेगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सेक्शन बी पे आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा साथ साथ रहो वरना पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी में जो है आपके पास चार सवाल होते हैं, आपको कोई थ्री करना है, एनी थ्री। सही है, तो मुझे कोई एनी थ्री क्वेश्चंस करने हैं। हर सवाल के ऊपर आपको केस दिया हुआ होता है, वो केस आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, देखो सिर्फ ये लिखा हुआ है, मर्जी है आपकी और मैं मना करता हूँ, केस को लिंक ना करो सवालों से। बच्चे अक्सर केस लिंक करने के चक्करों में अनछंड लिख देते हैं, ये बेवकूफ़ी मत करना। केस अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी सवाल कर सकते हो, पर केस पढ़ लेना चाहिए एक बार एज अ गुड स्टूडेंट। सही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। पहले जनरली डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आंसर्स वो बता रहा हूँ, कीज मैंने बनाई हुई है प्रॉपर, जिसके थ्रू आप आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आसानी से, मसला नहीं होगा। चेन्स बनाई हुई है मैंने प्रॉपर। In 2020, the largest Thai commercial bank merged with a smaller commercial Thai bank. It was expected that the merger would affect the price charge for bank services and the amount that would be lent. Thai commercial banks operate in the private sector. A growing private sector can move an economy towards a market economic system. अच्छा भाई सवाल देख लो। पहला सवाल है, identify two influences other than price on a customer's choice of bank। भाई आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है, क्या देखोगे आप? बैंक अकाउंट खोलना है आपको, आप क्या क्या चीजें देखोगे? जनरल सवाल है बेटा। मुझे बैंक में अकाउंट खोलना है, मैं क्या क्या चीजें देखूंगा अकाउंट खोलने से पहले? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूंगा, सही है, अपने लिए तो आराम ही है। उसके अलावा सर्विसेज देखूंगा कि भाई बैंक मुझे क्या सर्विसेज दे रहा है, और मैं सिक्योरिटी देखूंगा, ठीक है ये पाकिस्तान के बच्चे बोलेंगे सर बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता इतना। मैं लोकेशन देखूंगा, लोकेशन। सही है, मैं लोकेशन देखूंगा कि भाई लोकेशन मेरे घर से कितनी दूर है। सही है, वही चार्जेस में आ गया। एडवर्टाइजिंग में देख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखो ये जनरली सारे पॉइंट्स आपने बता दिए, ये सारी चीजें लिखनी है जो आप बता रहे हो। सही है। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ मर्जर may result in higher prices for consumers। अब इस चीज को जरा समझो आप। देखो मर्जर का मतलब क्या है, मर्जर का मतलब होता है जब दो फर्म्स आपस में मिल रही हैं एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग अ लार्ज फर्म। मर्जर का मतलब होता है जब दो, देखो जिस तरह उसने केस में बताया हुआ है ना ऊपर, दो थाई बैंक्स आपस में मर्ज कर रही हैं, तो दो बैंक्स आपस में मर्ज कर रही हैं एंड दे आर बिकमिंग अ लार्ज फर्म। तो जाहिर सी बात है, आपको लार्ज फर्म जब हो जाएगी तो क्या वो प्राइसेस बढ़ाएंगे? तो आप बोलो कि हाँ भाई मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, आउटपुट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जानबूझकर प्राइसेस को बढ़ाएंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट तुम लिखोगे यार डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगे इनको। आप बोलो ये मर्ज करेंगे, बहुत लार्ज फर्म बन जाएंगे तो टू लार्ज हो जाएंगे, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर मोनोपोली वाला आ गया, मुदस्सिर बेटा आपकी तरफ से इशू है। एक पॉइंट मोनोपोली वाला आ गया, एक पॉइंट डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला आ गया, क्लियर है ये चीज, कोई मसला? फिर कह रहा है पार्ट सी में, एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन बैंक लेंडिंग कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। बैंक लेंडिंग का मतलब क्या होता है? जब बैंक लोन्स देती है। कह रहे हैं कि जब बैंक ज्यादा लोन्स देगी तो इससे इकोनॉमी को फायदा कैसे होगा? कह रहा है जब बैंक ज्यादा लोन्स देगी तो इससे इकोनॉमी में फायदा कैसे होगा? क्या फायदा होगा जब बैंक लोन्स देंगी तो? जब बैंक ज्यादा लोन्स देंगी तो क्या फायदा होगा?
पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, लोग बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, एडी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, वगैरह वगैरह, पूरी चेन समझा दो। फिर आप बोलोगे यार इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर हो गई तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। फिर आप बोलो यार एक कंज्यूमर भी बोरो करता है, कंज्यूमर बोरो करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, मुल्क में पैसों की रोलिंग होगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। इन जनरली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। आप बोलो इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल गुड्स पे हो रही है, मशीन्स पे हो रही है, तो इससे कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पीपीसी राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप कह सकते हो कि अगर एज अ कंज्यूमर बोरो कर रहे हो तो वो स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, इससे बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ये भी एक पॉइंट आप लिंक कर सकते हो। क्लियर है। और पार्ट डी में ये कह रहा है डिस्कस वेदर और नॉट अ मार्केट इकोनॉमी, डिस्कस वेदर और नॉट अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। पार्ट डी में क्या बताना है, सवाल को क्रैक डाउन करके बताओ, बताना क्या है पार्ट डी में। मतलब इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में करके दिखा दो, ये बोलना क्या चाह रहा है पार्ट डी में। डिस्कस वेदर और नॉट अ मार्केट, मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, पूरा रिवाइज किया था बेटा। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सिर्फ कौन होता है, जहां पर सिर्फ कौन होता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। सही है, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। सही है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं। कह रहा है कि क्या मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेज सही से एलोकेट करेगी, क्या वो रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल करेगी। तो आपको सिंपली मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने, एक सिंपल आंसर है, आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है ये पूरा, मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ पॉइंट्स, देख लो जरा। पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट क्या था, सर्विसेज प्रोवाइडेड, एडवर्टाइजमेंट, लोकेशन, ऑनलाइन फैसिलिटीज, इंटरेस्ट पेड और चार्ज, बड़ा सिंपल सी बात है। पार्ट बी में वही वाला था, मर्जर को पहले डिफाइन कर दो, बताओ कि मार्केट पावर बढ़ जाएगी, मोनोपोली बन जाएंगे, प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, इनइलास्टिक डिमांड होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ये 2 पॉइंट बड़े सिंपल थे। पार्ट सी में हमने डिस्कस करा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। आप लिखोगे भाई हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन हो रही है, ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन होगी, इससे भी जो है वो आपकी इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ेंगी, पॉवर्टी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो घुमा फिर आके चेन्स सिमिलर ही बन रही है, पॉइंट्स अलग अलग काउंट होंगे ये तीनों। सही है। अच्छा, पार्ट डी क्या कह रहा था, डिस्कस वेदर और नॉट अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज। तो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी के फायदे नुकसान देख लो जरा, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन करा, फायदे क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट कम से कम रखेंगे, वेस्टेज कम से कम रखेंगे। सही है, फिर बोलो प्रॉफिट इंसेंटिव होता है तो कंज्यूमर की डिमांड को एकदम से मीट करेंगे। सही है, कंज्यूमर की पावर ज्यादा है, जिधर कंज्यूमर को जरूरत होगी चीजों की एकदम से रिसोर्सेज लगा देंगे वहां पे। ठीक है, बोलो कंपटीशन ज्यादा होगा। सही है, तो आप इसकी भी बात कर सकते हो। जनरली आपको मार्केट इकोनॉमी के फायदे नुकसान ही बताने हैं यहाँ पे, और कोई अलग चीज नहीं है, बस थोड़ा बहुत एलोकेशन से लिंक करना है आपको। नुकसान क्या लिखा हुआ है, डीमेरिट गुड। भाई मेरिट, डीमेरिट गुड्स और मेरिट गुड्स वाला मसला याद है आपको, याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट फेलियर के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ना वो कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है, लिख लो अपने पास ये। मार्केट इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस है ना वो कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है, मार्केट इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डीमेरिट गुड वाली बात करो, बताओ कि ये ओवर कंज्यूम्ड होते हैं, ओवर प्रोड्यूस्ड होते हैं, ओवर एलोकेटेड होते हैं। ठीक है, मेरिट गुड के बारे में बताओ, ये अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं, अंडर एलोकेटेड होते हैं। तो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ना। अब प्राइवेट प्रोड्यूसर तो ये नहीं देखेगा, उसको तो पैसा कमाना है, लोग हार्मफुल चीज मांगेंगे वो हार्मफुल चीज देगा, लोग अच्छी चीज कम मांगेंगे ये कम देगा, इसको क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक गुड्स तो यहाँ पे होंगे ही नहीं, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं होगी, नेशनल डिफेंस यहाँ पर नहीं होगा, लाइट हाउसेज यहाँ पर नहीं होंगे, नॉन प्रोविजन होंगी पब्लिक गुड्स की, फ्री राइडर प्रॉब्लम होगा, प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर भी देगा तो उसको लॉस ही होगा, तो वो करेगा ही नहीं कभी। और यहाँ पर मोनोपलीज होंगी जो जानबूझकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगी, अंडर एलोकेशन करेंगी, शॉर्टेज क्रिएट करेंगी, हाई प्राइजेस चार्ज करेंगी एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। क्लियर है ये चीज, कोई मसला। मेरे ख्याल में ये एक क्वेश्चन था जो कि लाजमी आपको पेपर में करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अब ये डिस्कस कर लेते हैं, पहले बेटा चैट पे एक्टिव हो जाओ थोड़ा। अब देखो क्या कह रहा है ये, Canada's private sector firms have a number of different objectives. The quantity and the quality of land used by these firms include farms have increased. There has also been increase in investment with the firms buying more capital goods. In 2021, the Canadian government encouraged higher investment and aim to prevent a rise in unemployment. अच्छा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट इत्तेफाक की बात है, हमने 9 बजे रिवाइज किया है आज। आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। भाई प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा बता देगा, क्या ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहला, प्रॉफिट।
प्रॉफिट के अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं भाई? सर्वाइवल होते हैं, मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होता है, एथिकल ऑब्जेक्टिव्स का बहुत मल्टीपल प्रॉफिट्स होते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्टिव आपको बताने। अक्सर ये सवाल इस तरीके से पूछता है कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ अदर देन प्रॉफिट। अक्सर ये इस तरीके से पूछता है कि ऑब्जेक्टिव्स तो बताओ पर अदर देन प्रॉफिट। तो अदर देन प्रॉफिट क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? फॉर्मेलिटी है बेटा, आसान। आपको खुद लग रहा होगा कि मैं ये जो केस पढ़ रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप पेपर में एक बार पढ़ लो, बस एक बार, बस 1 मिनट के लिए देख लिया करो। सही है। ऑब्जेक्टिव्स आपने यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बता दिया, सर्वाइवल ग्रेड बहुत होते हैं, तो आपको एंड करके लिखना है। आप लिखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सर्वाइवल, या एंड मार्केट शेयर, या एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव। एंड करके लिखना है, 1 2 करके बुलेट पॉइंट करके हरकत नहीं करना बेटा, मार्क्स कट जाएंगे। एक्सप्लेन वन रीजन वाई द क्वांटिटी ऑफ लैंड में इंक्रीज एंड वन रीजन वाई द क्वालिटी ऑफ लैंड में इंक्रीज। भाई क्वांटिटी ऑफ लैंड कैसे बढ़ेगी? क्वांटिटी ऑफ लैंड कैसे बढ़ेगी? अभी केस में बताया हुआ था, डिस्कवरी, डिस्कवरी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ ऑयल हो जाए, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाए, तो इससे क्वांटिटी ऑफ लैंड बढ़ जाएगी। सही है। और क्वांटिटी ऑफ लैंड कैसे बढ़ती है? जब आप समंदर से जगह ले लो, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। सही है, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। सही है। क्वालिटी ऑफ लैंड कैसे बढ़ सकती है? क्वालिटी ऑफ लैंड फर्टिलाइजर से बढ़ सकती है। सही है। प्रोडक्टिविटी, इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, फर्टिलाइजर वही ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या आप लिख दो कि गुड वेदर की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, गुड वेदर की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था माइक्रो डिवीजन। ये तो काइंडली बेटा वो 14 दिन अगर आपने रिवाइज कर लिया ना एक ही दिन में, तो आपको पूरा माइक्रो हो जाएगा। एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़ा मजेदार सवाल है। देखो, इस चीज को आप समझो कि मैक्रो में जितने भी मेजोरिटी क्वेश्चंस हैं वो सब एडी की इक्वेशन से लेंगे। एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन क्या है बताएगा कोई? एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में क्या क्या आता है? सी, आई, जी, एक्स और एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये रट्टा मार लो। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसने क्या बढ़ाया हुआ है? आई को बढ़ाया हुआ है। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा। मुझे बताओ, अफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट पूछा है, मैं बढ़ा के भी दिखा सकता हूँ, गिरा के भी दिखा सकता हूँ। ये चीज क्लियर है? मैं बढ़ा के भी दिखा सकता हूँ, मैं गिरा के भी दिखा सकता हूँ। ये चीज क्लियर है? अब आपकी मर्जी है, आप दोनों भी कर सकते हो। अफेक्ट पूछा है ना, इससे अफेक्ट बढ़ने का भी हो सकता है, गिरने का भी हो सकता है। पहली जनरल चेन क्या होगी? पहली जनरल चेन क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? साथ साथ बेटा करो, याद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन रट्टा मारनी है बस। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम। ये आपकी पहली चेन ऑफ द आंसर है। इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एडी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। ये आपकी पहली चेन है। क्लियर है? पहली चेन, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एडी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम। अच्छा, दूसरी चेन क्या होगी? दूसरी चेन आपकी ये होगी कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ऑन कैपिटल गुड्स। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट जब कैपिटल गुड्स पे बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट जब मशीन्स पे बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जब मशीन्स पे बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या गिरेगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? अभी पढ़ा है 9 बजे, रिवाइज कराया पूरा। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो आप मेंशन करो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना, स्पेसिफिकली बताओ। सही है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन्स विल इंक्रीज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एज मशीन्स विल रिप्लेस वर्कर्स। अच्छा, एडी के बढ़ने से जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी वो कौन सी कम हो रही थी? अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और एडी बढ़ाया, तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कम हो रही थी? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी। ये मेंशन करना है पेपर में बेटा। सही है। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन को बढ़ा दूंगा तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन बढ़ा दूं, इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग बढ़ा दूं, तो इससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? अगर इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग, मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, पर थोड़ा अच्छा करो ना बेटा, आंसर के स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। अगर मैं एजुकेशन और ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव होगी। तो देखो 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पर बन गए। आपने यहाँ पर जो है वो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करके दिखा दी क्योंकि एडी बढ़ गया। आपने यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करके दिखा दी क्योंकि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। आपने यहाँ पर कैपिटल के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट करी तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी करके दिखा दी। तो आपने उसको मल्टीपल जो है ना वो केसेस समझा दिए यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? और इत्तेफाक की बात है, जो इसका पार्ट डी है, इसका पार्ट डी हमने अभी डिस्कस करा। अगेन वही बात है, देखो क्या लिखा हुआ है इसने, वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू प्रिवेंट अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट।
कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से रोकना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये सवाल ना मैं आपके लिए यहाँ पर 1 मिनट कॉपी कर लेता हूँ, ताकि बार बार इसको देखते रहेंगे। ये देखो। अच्छा, अब देखो सवाल क्या है, क्या गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से प्रिवेंट करना चाहिए? तो मैंने देखो सवाल को क्रैक डाउन, देखो सवाल को क्रैक डाउन कर दिया करो। इट शुड प्रिवेंट अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर क्या बताना है? अगर मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से रोकना है, तो क्या बताना है? एडवांटेजेस ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट। ये लिख लो अपने पास भाई। अगर एक गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से रोक रही है, अगर एक गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से रोक रही है, तो मुझे किस चीज के एडवांटेजेस बताने? एडवांटेजेस ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट। सवाल को क्रैक डाउन करोगे ना अपने लिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर लिखना। जिस तरह मार्केट इकोनॉमी का क्रैक डाउन नहीं करा था भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज का सवाल है, घुमा के पूछा हुआ है। ये भी एडवांटेज डिसएडवांटेज का सवाल है, घुमा के पूछा हुआ है। तो गवर्नमेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से रोकेगी, तो मुझे लो अनएम्प्लॉयमेंट के फायदे बताने हैं। तो लो अनएम्प्लॉयमेंट के फायदे क्या हैं? बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होती है तो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होता है, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने पड़ते हैं, यही पैसा कहीं और लग सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होती है तो पॉवर्टी कम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हैं। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के बहुत फायदे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने के बहुत फायदे हैं। अब तुम बताओ कि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, बढ़ने दो। तो बेसिकली अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने दे रहे हो, तो आप बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट को ये मशवरा दे रहे हो ना कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने दो, तो आप उसको लो अनएम्प्लॉयमेंट के डिसएडवांटेज बताओ। आप बताओ कि यार जब लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। आप बताओ जब लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। आप उसको बताओ जब लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इससे करंट अकाउंट वर्सन होता है। आप उसको बताओ जब लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो मल्टीनेशनल डिस्करेज होती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में वेजेस बहुत ज्यादा होंगी, वो आपकी इकोनॉमी में पैसा नहीं लगाएंगी। समझ आया? वो आपकी इकोनॉमी में पैसा नहीं लगाएंगी। क्लियर है ये चीज? तो सवाल को क्रैक डाउन आपने एक बार कर लिया, आपका काम हो गया। नहीं कर पाए तो फंसोगे, उल्टी सीधी चीजें लिख के आओगे। क्लियर है ये? कोई यहाँ तक आ जाओ अगले सवाल पे। ये मेरे ख्याल में अभी डिस्कस किया है हमने, इसको मैं और नहीं खींच रहा यार। क्वेश्चन 4 देख लो अब। In 2020, Australia had a high national minimum wage. The NMW उसका short form होता है, received by some people who work on Australian dairy farms. Australia produces milk and soft drinks. Milk is purchased by some people as an alternative to soft drink, वही substitutes है. Some dairy farms and some small farms went out of business in 2020 कोविड की वजह से. This year saw an increase in the value of country's floating exchange rate. तो exchange rate का इसमें सवाल है, इसको देख लेते हैं जरा। इसका पार्ट ए देखो पहले। पार्ट ए में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई 2 रीजंस वाई गवर्नमेंट में सेट अ नेशनल मिनिमम वेज। एक गवर्नमेंट नेशनल मिनिमम वेज क्यों लगाती है? नेशनल मिनिमम वेज का ग्राफ याद है? बना के दिखाता हूँ। नेशनल मिनिमम वेज का ग्राफ याद है? ये भी कराया था मैक्रो रिवीजन में, माइक्रो रिवीजन में पूरा यार। एक एक चीज कराई है फिर भी तारे जमीन पे। रिवीजन कर लो भाई, खुदा का वास्ता है, वापस रिवीजन कर लो। मैं नहीं कराऊंगा माइक्रो वापस अब। पूरी वीडियो आपके पास है। वेजेस, क्वांटिटी ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, इक्विलिब्रियम। क्या करोगे? नेशनल मिनिमम वेज लगाओ। ये देखो, ये आपका ग्राफ होता है। तो नेशनल मिनिमम वेज का पॉइंट क्या होता है कि आप बेसिकली इकोनॉमी में वेजेस को बढ़ा रहे हो। आप वेजेस को क्यों बढ़ा रहे हो? तो देखो पहली रीजन तो बल्कि यही आ गई ना, व्हाट आर द रीजंस व्हाई गवर्नमेंट में सेट अ नेशनल मिनिमम वेज। तो गवर्नमेंट नेशनल मिनिमम वेज क्यों लगाती है? क्योंकि उसको इकोनॉमी में वेजेस को बढ़ाना होता है। अच्छा, दूसरी रीजन क्या होती है? इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है। या आप ये भी कह सकते हो कि भाई उसको पॉवर्टी कम करनी है, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करना है, बहुत बढ़ाना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, पॉवर्टी कम करनी है, इनकम इनइक्वालिटी कम करनी है, वेजेस बढ़ानी है। कोई भी दो लिखने हैं, कोई भी दो, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। कोई भी दो लिखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन 2 causes ऑफ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? करेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, तो सवाल में ये कह रहा है वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बढ़ रही है। तो वैल्यू ऑफ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है करेंसी क्या हो रही है? करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। करेंसी क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है। तो दो वजह पूछी है इसने। तो डिमांड एंड सप्लाई से बता दो मुझे। मुझे बताओ करेंसी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। जब भी किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो डिमांड को क्या करते हैं?
डिमांड को बढ़ाते हैं, सही है। और एक रीजन आपकी क्या होती है, सप्लाई को कम कर देना। डिमांड के बढ़ने से और सप्लाई के कम होने से वैल्यू बढ़ती है, ऐसा ही है। प्राइस की बात कर लो या किसी भी चीज की बात कर लो, डिमांड के बढ़ने से या सप्लाई के कम होने से वैल्यू बढ़ती है। तो ये कह रहा है करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, दो कॉजेस बता दो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर उसको लिख दूंगा कि भाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी का मतलब होता है एप्रिसिएशन। फिर मैं उसको फर्दर आगे बताऊंगा कि भाई हो सकता है कि मेरी क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है। जब मेरी क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो मेरे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब लोग मुझसे ज्यादा माल खरीदेंगे तो मेरी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी। जब मेरी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी तो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। ये मेरा पहला पॉइंट होगा कि मैंने डिमांड फॉर करेंसी बढ़ा के करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी। फिर आप बोलोगे यार हो सकता है इंपोर्ट महंगा हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया। अब गवर्नमेंट जब टैरिफ लगा देगी तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, हम इंपोर्ट कम करेंगे। जितना तुम कम इंपोर्ट करोगे उतना पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। जितना मुल्क से पैसा कम बाहर जाएगा उतनी तुम्हारी करेंसी की सप्लाई कम होगी। जितनी तुम्हारी करेंसी की सप्लाई कम होगी उतनी तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और एक और पॉइंट तुम लिख सकते हो कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बाहर वाले तुम्हारे मुल्क में आके पैसा सेव करते हैं, तुम्हारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, तुम्हारी कंट्री में हॉट मनी फ्लोज आते हैं, तुम्हारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है। तो बेसिकली पूरा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर आंसर समझाना था कि डिमांड फॉर करेंसी के बढ़ने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, सप्लाई ऑफ करेंसी के कम होने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट की एग्जांपल ले ली, इंपोर्ट की एग्जांपल लेके मैंने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी बता के करेंसी अप्रिशिएट कर दी। क्लियर है चीज, कोई मसला? तो पार्ट ए भी हमारा हो गया। क्वेश्चन सी क्या कह रहा है? ये सवाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आसान है, पार्ट बी में ही बच्चा फंसेगा अगर फंसेगा भी तो गलती से भी। सही है। पार्ट सी क्या कह रहा है, देखो पार्ट सी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क में अफेक्ट द रेवेन्यू अर्न्ड बाय मिल्क प्रोड्यूसर्स। इस लाइन का क्या मतलब है? जब प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ेगी तो रेवेन्यू ऑफ मिल्क पे क्या अफेक्ट आएगा, किस पे डिपेंड करता है? जब मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो मिल्क के प्रोड्यूसर्स के रेवेन्यू पे क्या अफेक्ट आएगा, किस पे डिपेंड करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अफेक्ट करता है। सही है, कह रहे चीज। और आगे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर्स पे भी क्या इफेक्ट आएगा? आप जरा सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। पहले तो तुम्हें यह बताना है कि मिल्क की प्राइस बढ़ रही है। जब मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड अगर इलास्टिक है तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? मिल्क की प्राइस बढ़ रही है, डिमांड इलास्टिक है, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा गिरेगा? सोचो जरा। इलास्टिक के केस में प्राइस और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता था? इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता था? नेगेटिव। इसका मतलब जब मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो मिल्क का रेवेन्यू कम हो जाएगा इफ डिमांड इज इलास्टिक। अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक पार्ट आपने ये समझा दिया। सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट आएगा मुझे बताओ। मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कहां पर स्विच हो जाएंगे? जब मिल्क की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कहां पर स्विच हो जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पे। सही है, उसने ऊपर बोला हुआ है ना। ऊपर ऊपर और जनरली भी सॉफ्ट बेटा सब्स्टिट्यूट ही है ये। लिक्विड आइटम है पीने का, नॉर्मली भी सब्स्टिट्यूट ही है ये। सही है। ऊपर भी छोड़ दो तुम, जनरली भी अगर आप डायरेक्ट सवाल देखो तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं भाई। तो मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक सब्स्टिट्यूट्स है ना, तो जब मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पे स्विच हो जाएंगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक वाले का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो देखो किस तरीके से होगा, देखो जरा। पहले तो तुम उसको बताओ कि प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ेगी तो इलास्टिक डिमांड होगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तुम डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो, वही तुम एरिया का चेंज उसको करके दिखा दो। सही है। एक भले नीड है भाई, भले नीड है, आपको तो आंसर लिखना है ना, आप दोनों कैसे बताओगे? आप ये थोड़ी लिखोगे मेरे हिसाब से ये नीड है, इस तरह नहीं करना होता आंसर। और सॉफ्ट ड्रिंक का सीन क्या होगा कि जब डिमांड प्राइस फॉर मिल्क बढ़ेगी तो डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स बढ़ेगी, इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो मिल्क के प्रोड्यूसर पे इफेक्ट और सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोड्यूसर के ऊपर इफेक्ट बताना है। इन इलास्टिक डिमांड का ग्राफ तुम यहाँ पर बनाओ, बनाना चाहिए मेरे हिसाब से लाजमी तौर पे। और मैंने डायग्राम भी इन इलास्टिक का इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मोस्ट लाइकली मिल्क की डिमांड इन इलास्टिक ही होगी कुछ लोगों के लिए, पर कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी। देखो वही बात है, ये सब्जेक्टिव मैटर है बहुत। तो आप दोनों ही बता दो। ठीक है, पार्ट सी आसान था। और लास्ट पार्ट क्या है, ये उससे भी आसान है। लास्ट पार्ट उससे भी आसान है, क्या लिखा हुआ है? डिस्कस वेदर और नॉट स्मॉल फर्म्स आर मोर लाइकली टू गो आउट ऑफ बिजनेस देन लार्ज फर्म्स। क्या बताना है इसमें, क्रैक डाउन करके बताओ सवाल जरा, जिसने बता दिया ना उस पर ग्रेड आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये, इसमें बताना क्या है? चलो हमजा निकल लिया, बिल्कुल सही। और बताओ बेटा, कितने सारे बच्चे हैं? अफान ने भी सही बता दिया। और पार्ट डी में क्या करना है, खाली बस क्रैक डाउन करके दिखा दो सवाल। अच्छा देखो मेजोरिटी, ये अच्छा, मुदस्सिर थोड़ा आउट चले गया। और
बेटा मैंने खाली पूछा करना क्या है, पॉइंट्स मैंने नहीं पूछे। देखो मेजोरिटी बच्चे वो चीज बता रहे हैं जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। आपको इस पूरे सवाल में सिर्फ स्मॉल फर्म्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने। टू साइडेड आंसर है बेटा, क्या बात बता दी अब्दुल्ला तूने, बिल्कुल टीचिंग करियर बदल दिया तूने मेरा। भाई डिस्कस का सवाल है यार, सही है, तो टू साइडेड ही होगा ना, जाहिर सी बात है। बेटा यहाँ पर आपको स्मॉल फर्म्स के फायदे और स्मॉल फर्म्स के नुकसान बताने हैं। स्मॉल फर्म्स के फायदे और स्मॉल फर्म्स के नुकसान बताने हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फर्म्स। क्या फायदे हैं स्मॉल फर्म्स के, आप बताओ क्या बेनिफिट है। भाई स्मॉल फर्म्स पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, तो वो लार्ज फर्म से compete कर लेंगे, सही है। स्मॉल फर्म्स में जो है वो एक डिसीजन मेकर होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, कम्युनिकेशन आसान होती है। स्मॉल फर्म्स के जो लेबर होते हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनकी इज्जत होती है, रिस्क कम होता है, बिल्कुल सही है। नुकसान क्या है, स्मॉल फर्म को सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उनको। नुकसान क्या है, नुकसान बता दो, फायदे। बोल बिल्कुल स्ट्रेट आउट ऑफ नोट्स से आंसर बना हुआ है, मैंने जब पहले भी आपको एक बार कराया था मैंने कहा था ये नोट से बनेगा डायरेक्ट। नहीं इस तरह ये किसने बोला है, ये देखो ये हुसैन बेटा कर सकते हैं इस तरह जो तू कह रहा है। आप बोलो स्मॉल फर्म को इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होती तो उनकी प्राइसेज हाई होती हैं, इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है उमर। यहाँ पर आप बोलो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट ये इतनी नहीं करवाते। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, पॉइंट आपको एनालाइज करना आना चाहिए बस। इसकी मैंने चेन में कुछ भी नहीं बनाई हुई। आप डायरेक्ट नोट्स पे जाओगे, स्मॉल फर्म का पूरा टेबल बना हुआ है एडवांटेज डिसएडवांटेज का, वो आप रिवाइज कर लेना, क्लियर है ये चीज, बड़ा आसान है यहाँ पे। बैंक्स लोन नहीं देती, वही बात है, सही है, बस सही है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अब। उसने क्या लिखा हुआ है, in 2019 China's economic growth rate was 6.1% and Chinese household increased their spending, more Chinese people attended sports events and the earnings of top sports people increased. China exported more despite rise in tariffs. Tariffs क्या होता है, tax on imported goods. For example, the US imposed higher tariffs on the imports of China of Chinese tea and coffee. अच्छा अब आगे क्या लिखा हुआ है सवाल देखते हैं। Identify the opportunity cost of households spending their income and the opportunity cost of Chinese from exporting goods. अच्छा भाई अगर एक हाउस होल्ड पैसे खर्च करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सेव कर लेता। अगर स्पेंड नहीं करता तो सेव कर लेता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। तो आप बताओ अगर एक हाउस होल्ड स्पेंड नहीं करता तो सेव कर लेता। और अगर एक चाइनीज कंपनी अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं करती तो क्या करती, अगर अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं करती तो क्या कर सकती थी, अपने माल को इंपोर्ट करेगी। यार तो भाई सोच समझ के बोल यार, क्या हो गया भाई। या तो कंज्यूम करती या तो सेल करती इन द लोकल मार्केट, ठीक है ये दो। या तो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, या तो लोकल मार्केट में बेचेगी, या तो कंज्यूम कर लेगी। ठीक है एक बताना है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही होती है, आप एक ही बताओगे। मैंने दो बताई हुई है यहाँ पे, आप सेविंग्स एंड कंज्यूम लिख देना, या सेविंग्स एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट लिख देना, इस तरीके से बताना होगा एंड करके सेंटेंस फॉर्म। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई सम टॉप स्पोर्ट्स पीपल हैव हाई अर्निंग्स। भाई टॉप स्पोर्ट्स पीपल की हाई अर्निंग्स क्यों होती हैं, ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, ये वेज डिफरेंशियल का सवाल है, याद है। ये भी पूरा रिवाइज कराया था आपको बट बहुत डिटेल में। ये वेट डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स मैंने रट्टा लगवाया था हमेशा के लिए, कौन से 3 पॉइंट्स थे वो, मैंने बताया था हमेशा 3 पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे। एक तो डिमांड वाला, कि भाई डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, और ट्रेड यूनियन का पार्ट होंगे। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, ट्रेड यूनियन का पार्ट होंगे, सही है। ये 3 पॉइंट्स को आप यूज करोगे, कैसे समझाओगे देखो जरा। आप लिखोगे कि भाई इनकी डिमांड ज्यादा है बिकॉज दे जनरेट हायर प्रॉफिट्स, ये पैसा कमा के देते हैं, ये क्या कमा के देते हैं, पैसा कमा के देते हैं। इनकी शॉर्टेज होती है तो इनकी वेजेस ज्यादा होती है क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। फिर आप बोलो कि यार इनकी सप्लाई कम है, इनके पास यूनिक स्किल्स होती हैं, ये स्किल्ड होते हैं, पीरियड ऑफ हाई ट्रेनिंग होती है, तो इनकी सप्लाई कम है, शॉर्टेज होती है, वेजेस ज्यादा, डिमांड पर ज्यादा, शॉर्टेज। और फिर आप बोलो ट्रेड यूनियन का वर्ड ना यूज करो, स्पोर्ट्स पीपल के एजेंट्स होते हैं, तो बोलो इनके एजेंट्स जो है ना वो इनके लिए हाई वेजेस नेगोशिएट करते हैं। पावरफुल यूनियंस होती हैं, इनकी एजेंट्स जो हैं वो पावरफुल होते हैं और वेजेस ज्यादा हो जाती हैं। तो आपको कोई 2 पॉइंट बताना है। बहुत कम होते हैं खेलने वाले, तो बेसिकली यही पॉइंट है ना कि इनकी सप्लाई बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, क्लियर है ये चीज, बहुत स्किल्ड होते हैं ये। अच्छा फिर आपका जो पार्ट सी था, इस सवाल का पार्ट सी देखो क्या बोल रहा है, एनालाइज द रीजंस फॉर इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। कह रहा है कि एक कंट्री जो है वो इम्पोर्ट्स पे टैरिफ क्यों लगाती है, एक कंट्री जो है वो इम्पोर्ट्स पे टैक्स क्यों लगाती है। तो पहली रीजन आप यहाँ पर क्या बता सकते हो कि भाई मैंने
इम्पोर्ट्स पे टैरिफ क्यों लगाया मैंने, इम्पोर्ट्स पे टैक्स क्यों लगाया, तो आप बोलो भाई टैक्स रेवेन्यू के लिए कर रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट जो है वो दूसरी चीजों पर स्पेंड कर सके। आप कह सकते हो कि यार मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, प्रोटेक्शनिज्म याद है, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपनी डोमेस्टिक इन्फेंट इंडस्ट्री और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को, मैं अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, मैं इंपोर्ट्स को महंगा कर रहा हूँ ताकि लोग स्विच हो जाएं टू डोमेस्टिक गुड्स, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी, डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम्स होंगी, इनकम्स बढ़ेंगी, पॉवर्टी गिरेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। देखो कितना बड़ा पॉइंट है ये। इसी पॉइंट का 4 मार्क है, इसी एक पॉइंट का 4 मार्क है। इतनी लंबी पॉइंट है। यहाँ पर आपने प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बता दिया, यहाँ पर आपने प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट भी बता दिया, टैक्स रेवेन्यू वाला पॉइंट भी बता दिया। आपने लिखा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि डोमेस्टिक में एडी बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। आपने बोला कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी ट्रेड पोजीशन इंप्रूव हो जाए, मैं इंपोर्ट्स कम करना चाह रहा हूँ, मैं टैरिफ लगा के इंपोर्ट्स कम करना चाह रहा हूँ कि मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है वो कम हो जाए, मेरी कंट्री से आउटफ्लोज कम हो जाए, मेरा करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाए। अभी बताया ना करंट अकाउंट। रिटेलिएट, भाई हो सकता है कि मैं बदला ले रहा हूँ, मैंने एक कंट्री पे टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया है कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ, मैं रिटेलिएट कर रहा हूँ अगेंस्ट अदर कंट्रीज टैरिफ। भाई उसने मेरे मुल्क पे लगाया, मैं उसके मुल्क पे लगा रहा हूँ, तो रिटेलिएशन भी होती है। कभी कभार हम टैरिफ सिर्फ इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि हम उस दूसरी कंट्री से रिटेलिएट कर रहे होते हैं, उससे बदला ले रहे होते हैं। फिर ये चीज समझ रहे हो आपको भैया, हुसैन बेटा लिख सकते हैं ये। और कोई पॉइंट है, बढ़ जाओ आगे। हमारा लास्ट पार्ट 5 का, यही सबसे टेढ़ा सवाल है पूरे पेपर का। सवाल पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। डिस्कस whether or not a country with a high economic growth rate will have a deficit on the current account of its balance of payment। अच्छा डेफिसिट का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था डेफिसिट का मतलब क्या है, इसको इस तरीके से याद करो कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, उल्टा बोल रहा हूँ, इम्पोर्ट ज्यादा है, इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, सही है। तो डेफिसिट इस तरीके से याद करो कि इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो बेसिकली आप उसको क्या बताना चाह रहे हो कि एक मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक कंट्री जिसका हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसका क्या करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा, क्या उसके इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगे। तो पहले अग्री करो, बोलोगे यार अगर एक कंट्री में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना उसका मतलब उस कंट्री में लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, तो आप बोलो हाँ यार उसका डेफिसिट तो होगा, इट माइट हैव अ डेफिसिट। क्यों होगा, क्योंकि भाई वहां पर लोगों की इनकम ज्यादा है, लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, आउटफ्लो ज्यादा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। आप बोलोगे यार इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, हो सकता है वहां पर महंगाई भी ज्यादा हो, जब वहां पर महंगाई ज्यादा होगी तो एक्सपोर्ट महंगे होंगे, एक्सपोर्ट महंगे होंगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इनफ्लोज कम हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट लिख दिए। आपने बोला इम्पोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा, आप ऑन दी अदर एंड लिखोगे डेफिसिट नहीं होगा, इट माइट नॉट हैव अ डेफिसिट। बोलोगे यार अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो आउटपुट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है तो हो सकता है एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो इनफ्लोज ज्यादा होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा। अब तुम बता रहे हो कि डेफिसिट नहीं होगा, अब तुम बताना चाह रहे हो कि इनफ्लोज जो है ना वो आउटफ्लोज से ज्यादा होंगे, अब तुम उसको बताना चाह रहे हो कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज्यादा होगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा, तुम उसको ये बताना चाह रहे हो। भाई अपोज कर रहे हो, स्टेटमेंट को अपोज कर रहे हो। तो तुम उसको बोलो कि भाई टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होंगे क्योंकि ग्रोथ रेट जब ज्यादा होती है तो टैक्स ज्यादा होते हैं, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंडिंग करेगी, स्किल ज्यादा होंगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो तुमने वापस इन्फ्लोज बढ़ा के दिखा दी। इंपोर्ट कम कैसे करूंगा, कोई एक पॉइंट लिख दो। बोलो हो सकता है कि भाई मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बहुत है, लोगों के पास पैसा भी बहुत है, पर वहां की गवर्नमेंट ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वहां की गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया हुआ है, वहां की गवर्नमेंट ने कोटा लगाया हुआ है, वहां की गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट कम से कम रखने की कोशिश कर रही है ताकि आउटफ्लोज कम से कम। तो एक तरफ तुमने बताया डेफिसिट होगा, दूसरी तरफ तुमने बताया डेफिसिट नहीं होगा। इस पूरे पेपर में मेरा जहाँ तक मशवरा है, इस पूरे पेपर में एक बच्चे को ना 2 3 4 करना चाहिए, 5 नहीं करना चाहिए था, 2 3 4 ज्यादा आसान है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, राइट, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर। क्लियर है, हमजा लिख सकते हैं ये पॉइंट।